ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। 26 जनवरी तक का कार्यक्रम तो आपने बताया। 26 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक का भी कोई कार्यक्रम है? वो भी बताया जाएगा। पहले इस कार्यक्रम पर तो इसको कवरेज तो दो, पहले इस कार्यक्रम को तो पहले इस पर 1 महीना देखते हैं आप कितना कवरेज देते हो, उसके बाद आपको वो भी ज़रूर जानकारी दी जाएगी। लंबा कार्यक्रम है, पूरे साल का कार्यक्रम है, क्योंकि ये जो संघर्ष है हमारा भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ और ये संघर्ष चल रहा है, चलता रहेगा। अभी तो सिर्फ 240 सीटें आई, उसके बाद ये इनकी ये हालत है। सोचिए 400 आती तो हमारा संघर्ष कितना होता। लेकिन हम उसी ढंग से संघर्ष करेंगे, यह मान के करेंगे कि ये इनकी नीयत में है। ज्यों ही मौका मिलेगा संविधान को ये कमजोर करेंगे। पूछिए, इसी पे पहले इस पे नो, वो भी करिए। आप तो संघ के विधान पे जरूर पूछेंगे। कोई खास वजह? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। ये एक पवित्र शहर मानते हैं पूरे विश्व में लोग इसको, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म उस शहर में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि हमारे नक्शे पर ये शहर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारी विरासत में ये शहर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाँ जी, पूछिए, और पूछिए, पूछिए। भागवत ने कहा है कि डंडा चलाने का उद्देश्य झगड़ा नहीं, लेकिन कोई आ जाए तो इलाज करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई आ जाए तो उसका इलाज करना पड़ता है। वो तो मोदी जी को धमका रहे हैं, अमित शाह को, हमें नहीं मालूम किसको ये कहकर डराए जा रहे हैं। आपस में इनके झगड़े चलते रहते हैं, चलने दीजिए। ये नूरा कुश्ती है, हकीकत है, हमें नहीं मालूम। जिसको डरना है वो भाजपा में वो डरे। हर जिले में चौपाल लगाई जाएगी। हमारी जो संगठन है वो हर जिले में उसका चौपाल लगाएगा। इस पे पूरी चर्चा होगी। किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, वो बिंदु इस पैम्फलेट में आपके सामने है, जिसमें मैंने जैसा आपको बताया कि संवैधानिक संस्थाओं पर कैसे हमले हुए, संवैधानिक अधिकारों पर कैसे हमले हो रहे हैं, और फिर उसकी परिणति जो हुई वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर सीधे सीधे हमला गृह मंत्री ने किया। इसको इंग्लिश में कहते हैं दे आर ट्राइंग टू पुश द एनवेलप। ये रोज कुछ नया प्रयास करते हैं कि शायद इसका सामान्यकरण हो जाए। जैसे गोडसे का महिमा मंडन का सामान्यकरण किया जा रहा है। गांधी जी के खिलाफ आग उगलने का आज से 15 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन उसको भी नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं कि अंबेडकर जी को, महात्मा जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इन सबको डिमोनाइज कर रहे हैं। अंग्रेजी में फिर एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और उस डिमोनाइजेशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसका सामान्यकरण कर रहे हैं कि ये नॉर्मल जो संवाद होता है उसमें ये बात आ जाए कि गांधी जी ने गलत किया, अंबेडकर जी ने गलत किया, संविधान गलत है। ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। इस षड्यंत्र को हम बेनकाब करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। जो आपकी एलआई पार्टी है अलग-अलग राज्यों में, पार्लियामेंट की तरह क्या वो बाकी पार्टियां भी? कांग्रेस पार्टी का अभियान है। ये कांग्रेस की एक्सटेंडेड कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का कार्यक्रम कांग्रेस के लिए लागू होता है, कांग्रेस के वर्कर्स पे लागू होता है, कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स पे लागू होता है। सर, आप कह रहे हैं कि फाउंडिंग फादर्स हैं उनको डिफेंड किया जा रहा है, ह्यूमनाइज किया जा रहा है। क्या नए आइकन्स भी बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि एक कॉलेज का नाम भी सावरकर के नाम पर रखा गया है, तो क्या नए आइकन्स को भी ये कोशिश भी ये लोग दशकों से कर रहे हैं, लेकिन नायक बनने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। यूं ही थोड़ी कि कोई नायक बन जाता है। नायक बनने के लिए 9 साल जेल में रहे नेहरू जी। नायक बनने के लिए कितने कितने आमरण अनशन महात्मा गांधी ने किए हैं। अपने वस्त्र, पूरे ऊपर वाले वस्त्र त्याग दिए, एकदम साधारण जिंदगी में आ गए। नायक बनना आसान होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या क्या नहीं सहा, तब जाकर नायक बनते हैं।
एक नायक बनना, और वो नायक बनने के लिए नहीं कर रहे थे वो लोग एक जज्बे के साथ इस देश की हालात को सुधारने के लिए काम कर रहे थे और सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे, सब कुछ त्यागने को तैयार थे, तब जाकर वो नायक बनते हैं। इन नायकों को हटाना आसान है क्या? और नए नायक ऐसे बन जाएंगे, दिन में 5 बार कपड़े बदल के, मेकअप करके कोई नए नायक बन जाएंगे। जैसा मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो बौना है वो दूसरों के कद से बड़ा घबराता है, अपना कद बढ़ा नहीं पाता। तभी कहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कहां महात्मा गांधी, कहां पंडित जवाहरलाल नेहरू और कहां हमारे ये मेकअप आर्टिस्ट। अब मेकअप आर्टिस्ट को आप आइकॉन बनाना चाहोगे, नायक बनाना चाहोगे, हीरो बनाना चाहोगे, वो 2.5-3 घंटे की पिक्चर में तो हीरो बन जाएगा, लेकिन माफ कीजिएगा, देश का नायक बनना आसान नहीं है। आप 10 साल प्रधानमंत्री रह लो, 11 साल प्रधानमंत्री रह लो, 13 साल रह लो, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, उतना ही रहेंगे, लेकिन उसका मतलब थोड़ी कि आप नायक बन गए। हां, इतिहास में आपका नाम दर्ज हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति आया था, प्रधानमंत्री बना था और उसने अपने 12 साल बर्बाद कर दिए, देश के भी और अपने भी। नहीं, अभी आप परेशान मत हो ना, अभी तो शुरू हुआ हूं। जो ही मैं मोदी जी पर हमला बोलता हूं, ये टॉपिक बदलते हैं। तो नायक बनना, जैसा कि मैं कह रहा था, आसान नहीं होता। आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा, क्या नए नायक बनाए जा रहे हैं? ये पिछले 40, 50, 60, 70 सालों से अपना 1-2 लोगों को, 1.5 लोगों को लेकर घूम रहे हैं कि इनको नायक कोई बना दे। और जिसको वो नायक बनाना चाहते हैं, उन्होंने बीफ पे क्या कहा, गोहत्या पे क्या कहा, ये खुद पढ़ लें तो उसको नायक नहीं बनाएंगे। जिसको ये नायक बनाना चाहते हैं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का कैसे अपमान किया, उनके बारे में क्या कहा, ये पढ़ लें, उसको कभी नायक खुद नहीं मानेंगे, अपने बच्चों को नहीं कन्विंस कर पाएंगे कि इसको नायक बना लो। जिसको ये नायक बनाना चाहते हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कहा, ये अपनी घरवाली जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, माएं हैं, उनको सुना दें, वो इनको थप्पड़ मारेंगे कि इसको नायक बनाने चले हो आप। तो नायक बनना आसान नहीं होता, ये नायक नहीं बना पाएंगे। इनके पास खलनायकों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, वो बढ़ती जा रही है रोज। हाँ जी, पूछिए। मैं कहता था कि गरीबों का मसीहा बनने के लिए दिल्ली में वोट चल रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने जो अपने लिए घर नहीं बनाया, गरीबों को कर दिया, हमने शीश महल नहीं बनाया। केजरीवाल कह रहे हैं कि गरीबों का अपमान करती बीजेपी। असली मसीहा है कौन गरीबों का? प्रधानमंत्री अपने आप को मसीहा तो नहीं कहेंगे, कम से कम कुछ और ही कहते होंगे, क्योंकि मसीहा शब्द तो कुछ अलग है। इस देश का मसीहा, इस देश का भगवान, इस देश का, इस जो सरकारें जिसके आधार पे चलती हैं, वो इस देश की एक बहुत मूल्यवान पुस्तक है, जीती जागती ज्वलंत पुस्तक है, वो संविधान है। जिस सरकार ने पिछले 10 साल में गरीब को और गरीब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो आकर कहें कि देखो मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूं, हाथ यूं करके, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इस स्थिति में आप लाए हो इस देश को। रही बात दूसरे व्यक्ति की, छोटी फोटोकॉपी, तो छोटी फोटोकॉपी ने भी यही किया। सत्ता में आ गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद सिर्फ अपनी सत्ता कैसे बढ़ाएं, एक्सपेंशनिज्म, इस राज्य में चली उस राज्य में फुदक के चले जाएं, उस राज्य में पहुंचे फुदक के तीसरे राज्य में चले जाएं। जिसमें आप, जिस राज्य ने आपको इतना भारी बहुमत दिया, उसके लिए आपने क्या किया? उसके जो अधिकार थे आपकी सरकार के पास या किसी भी चुनी हुई सरकार के पास, वो अधिकार आपने अपने हाथों से खत्म कर दिया। जी सर, इसी में मेरा क्वेश्चन है। अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक घोषणा हुई है कि उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में जितने भी पानी के बिल बढ़े हुए आए हैं, उनकी जेल जाने के बाद दिल्ली वाले जो हैं वो बिल संभाल के रखें, उनका भुगतान ना करें। जब उनकी सरकार बन जाएगी, दोबारा सत्ता में आएंगे, तो उनके गलत बिलों को माफ करवाएंगे। ये मेरी सभी लोगों से बात है। अभी किसकी सरकार और गारंटी है मेरी। अभी किसकी सरकार है? वो जेल चले गए तो क्या सरकार पूरी जेल चली गई? मतलब उनके जेल जाते ही बिल बढ़ गए, ये कैसे हुआ?
तो ये सब बातें दिल्ली को कोई मूर्ख मान के ही बोल सकता है, या मूर्ख मानता है, या मूर्ख बनाना चाहता है। न दिल्ली वाले मूर्ख हैं, न दिल्ली वाले मूर्ख बनेंगे। Manipur has witnessed a fresh violence. Yes. And sir, what according to you is the ultimate long-lasting solution to this? It has been almost over a year. Look, it's not possible for us here, sitting here, to give any lasting solution to a problem in Manipur. But having been in government for 54 years and 7 months out of 76 years, we have learned something about this country, that any such complex issue needs to be handled with utmost sincerity and sensitivity at the topmost level. Do we see that sensitivity? Do we see that sincerity at the topmost level of this country? No, we don't. Has the Prime Minister uttered a word on Manipur, barring wishing the Manipur Chief Minister a happy birthday? Have you seen him tweet about Manipur? Have you seen him visit Manipur? Have you seen him doing some visible interventions in Manipur? You haven't. So if the Prime Minister of the country is more worried about what's happening in Ukraine and not what is happening in Manipur, then you understand where his priorities lie. His priorities are not in calming the frayed nerves of people. His priorities are not trying to mediate and seek a solution. We have seen, this country has seen, a Prime Minister in Mr. Rajiv Gandhi who went out of his way to ensure accords, to ensure that people coexist peacefully. And you compare that era with this era. It's more than a year and a half. The Prime Minister hasn't thought it was proper for him to visit Manipur. Mr. Rahul Gandhi went there twice, thrice. Mr. Kharge went there. Entire Congress party went there in the Bharat Jodo Nyaya Yatra. We started the Bharat Jodo Nyaya Yatra from there. It was a symbolic, very powerful symbolic gesture. The Prime Minister didn't think it was proper. He didn't even go there for elections in the Lok Sabha. प्राइम मिनिस्टर को लेके भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के जो औपचारिक प्रवक्ता है उनकी तरफ से ये स्वीकार किया गया है कि चीन ने घुसपैठ किया है, 2 गांव या 2 जिले कुछ बनाया, वहां पे कुछ बस्तियां बसाई हैं। पहली बार ये एडमिशन जो हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो 2020 में कहा था ना कोई घुसा है ना घुसेगा। इस पर एक विस्तृत प्रेस वार्ता हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन जो भारत की विदेश नीति है, वो आपने जो सवाल पूछा शायद होतान परफेक्चर पर पूछा है, अलावा उसके जो ब्रह्मपुत्रा पे एक डैम बनने की बात हो रही है, अलावा उसके भी कई उदाहरण हम लगातार देते आए हैं आपको कि कैसे भारत की विदेश नीति पिछले 10 साल में उसके नतीजे हम रोज भुगत रहे हैं। वो अमेरिका हो, वो चीन हो, वो अगल बगल के और हमारे पड़ोसी देश हों, हर जगह से आपको वही उदाहरण मिलते हैं कि किस तरह की ढुलमुल विदेश नीति आपकी है। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी $20,000 earrings to US President Joe Biden's gift is the It's a shocking instance. There are SOPs in place for such gifts, but it's shocking to know that even in response to an RTI, the Prime Minister's office refuses to divulge details. But this country is very surprised at this point. This is the only thing I would like to say. सर, प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से टिकट मिलने के बाद फाइट ट्रायंगल है या सीधे लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है? दूसरा, रमेश बिदूड़ी को कालका जी से टिकट दिया गया है, जिनके विवादित बयान के बाद लोकसभा का सीधी लड़ाई ना केवल इन दोनों सीटों पर जिनका आपने नाम लिया, नई दिल्ली और कालका जी, पूरी शहर में, पूरी दिल्ली में सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी की है आम आदमी पार्टी से, और हम जीतने वाले हैं। सीधी लड़ाई पिछले 10 साल का कुशासन और उससे पहले के 15 साल के सुशासन के बीच की लड़ाई है।
बीजेपी के बारे में तो अब दिल्ली में लोगों को याद भी नहीं है। 27 साल हो गए बीजेपी को सत्ता में आए हुए दिल्ली में। तो अब बीजेपी दिल्ली में कोशिश भी कर ले तो जितना है उससे आगे नहीं बढ़ सकती, उससे नीचे ही जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विषय में, कांग्रेस पार्टी की सरकार की मेमोरी लोगों के दिमाग में अब बार बार आती है। रोज घर से बाहर निकलते हैं तो याद आता है कि अरे जब शीला जी मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली ऐसी दिखती थी। पवन जी, दिल्ली में चूंकि आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं, शीला जी के साथ आपका अनुभव, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज जो लिस्ट आई है बीजेपी की, उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रही हैं, कई दूसरे नेता भी हैं जिनको टिकट दिए गए हैं, जो उम्मीदवार बनाए गए हैं। इन लिस्ट में ऐसे नेताओं पर क्या कहेंगे जो बाहर से आकर इस लिस्ट में टिकट पाने में कामयाब? बीजेपी की लिस्ट में मैं बीजेपी की लिस्ट के बारे में क्यों बात करूं? अरे छोड़िए ना, अब हमारे थोड़े रहे, जब वहां गए तो अब हमारे नेता कैसे हो गए? हम अपने नेता कैसे मान लें उनको? सर, चूंकि आप शीला जी के साथ काफी रहे हैं, एक बयान है शीला जी का कि मैं दिल्ली में जो कामकाज की हूं वो लगभग 2024 तक के लिए दिल्ली में ठीक है, लेकिन 24 से 34 का क्या रोड मैप होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा, वो है आपके पास? ऐसे थोड़े बैठे होंगे, है तभी तो बैठे हैं यहां। आप 10 साल हमें सत्ता से बाहर रख लिया, लेकिन उसके बाद भी आज जब दिल्ली को देखता है कोई भी बाहर से आकर या दिल्ली के भीतर रहने वाले हम और आप लोग, हमें वही याद आता है कि ये फ्लाईओवर उस वक्त बना था, ये मेट्रो उस वक्त शुरू हुई थी, बिजली का निजीकरण उस वक्त हुआ था, ये बसें जो लाल वाली और नीली वाली और हरी वाली चल रही, ये शीला जी के वक्त आई थी, ये कांग्रेस के शासन के वक्त आई थी। जो यहाँ से इंडस्ट्रीज रिहायशी इलाकों से बाहर निकली वो उस दौर में निकली थी। जो डीजल की व्हीकल्स पे पाबंदी लगी थी वो उस दौर में हुई थी। सोनिया विहार प्लांट उस दौर में आया था। इंटरसेप्टर स्यूअर उस दौर में लगे थे। 300% ग्रीनरी उस दौर में बढ़ी थी। क्या क्या याद दिलाऊं? सब याद है लोगों को। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस को मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस को जनता के बीच जाना बंद करना चाहिए। क्यों डर गए? समझ में नहीं आई बात। आप जनता के बीच में नहीं जाना चाहते, मतलब क्या और लोग भी ना जाएं? जनता के बीच रहते हैं हम। जाना आना तो आप लोगों का काम है जो भ्रमण करते हैं। हम जनता के बीच में ही रहते हैं, तभी हमें मालूम है कि पिछले 10 साल क्या भुगता है यहां के लोगों ने, और उसका जवाब अब जनता देने को तैयार है।